श्री वीरेंद्र सिंह। उपाध्यक्ष जी, कई दिन से संसद में किसानों पर चर्चा चल रही है, किसी पर चर्चा चल रही है। ये किसान होने के नाते और सांसद होने के नाते मेरे मन में बहुत प्रसन्नता है। पक्ष में भी चर्चा चल रही है, विपक्ष में भी चर्चा चल रही है, लेकिन मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि कम से कम इस कृषि प्रधान देश में किसानों पर भारत की संसद में व्यापक चर्चा हो रही है। समाधान जरूर निकलेगा। उपाध्यक्ष जी, प्राचीन काल से भारत की प्राचीनता का इतिहास कृषि प्रधान देश का रहा है और इस देश का किसान मालिक है और कृषि हमारी जीवन धारा है। और इस सनातन परंपरा के देश में आप देख सकते हैं कि भूत भावन भोले बाबा शंकर के सामने जो नंदी होता है, महाराज जी, वो नंदी कृषि प्रधान देश का प्रतीक है। वहाँ भी जल चढ़ता है और शंकर जी के यहाँ भी जल चढ़ता है। बलराम भगवान के कंधे पर हल अगर दिखता है तो ये हमारे कृषि प्रधान देश की प्रामाणिकता है कि बलराम भगवान के कंधे पर भी हल दिखता है। और इसीलिए इस देश को ऋषि और कृषि परंपरा का देश मैं कहता हूँ, सभापति महोदय। और मैं ये कहता हूँ कि अपने यहाँ देश में जो यज्ञ होता है ऋषियों के मार्गदर्शन पर, उसमें जितनी भी आहुति होती है कृषि के उत्पादन, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की हुई चीज़ें होती है, चाहे धान हो, चाहे तिल हो, चाहे घी हो, चाहे जौ हो, सारी चीज़ें जो यज्ञ में आहुति होती है वो कृषि क्षेत्र के ही उत्पादित चीज़ें हैं। और इसी के मार्गदर्शन में जो यज्ञ होता है वो कृषि के द्वारा उत्पादन क्षेत्रों से द्वारा होता है। इसीलिए इस देश को ऋषि और कृषि परंपरा का देश कहते हैं। और इस यज्ञ से वैज्ञानिक कारण चाहे जो भी हो, लेकिन वृष्टि होती है और सृष्टि का संरक्षण होता है। सभापति महोदय, इस किसानों के देश में और इस कृषि परंपरा के देश में किसान हमारी जीवन धारा है, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस देश का मालिक आज अपने देश में खुद ही संकट में है। जब मैं सुनता हूं सभापति महोदय कि किसान इस देश का 1991 से लेकर आज तक इस देश में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर लिया, तो मेरा दिल फट जाता है। ये किसान होने के नाते मैं दुखी हो जाता हूं। इसका समाधान कैसे निकलेगा? किसान का सरोकार शासन से भी है, समाज से भी। सभापति महोदय, हम कह सकते हैं, हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे, दोषारोपण कर रहे थे शासन के, कभी शासन इधर के लोग उधर होते हैं, कभी इधर के लोग उधर होते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं सभापति महोदय कि अगर शासन के नीतियों के कारण से किसान आत्महत्या करते हैं तो हम उसका सुधार संयुक्त रूप से कम किसान के नाम पर पूरी संसद क्यों नहीं कर सकती? और इसीलिए सभापति महोदय मैं कहता हूं कि उसका समाज से सरोकार है, शासन से सरोकार है। तो मेरी एक हमेशा निवेदन रहता है कि संसद संयुक्त रूप से इस बात को ताकीद करे, संयुक्त रूप से इस बात पर सहमति प्रकट करे कि अगर शासन के नीतियों से किसान आत्महत्या करता है तो किसान को शासन के द्वारा, चाहे इधर का शासन हो चाहे हमारे तरफ का शासन हो, हम कल भी एक बात में कहे थे कि कृषि का अलग बजट प्रस्तुत कर। रेल का अलग बजट हम प्रस्तुत कर सकते हैं, तो कृषि का अलग बजट क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते? हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं, कई बार इस बात को, वो भी इस बात से चिंतित रहते हैं किसानों के समस्याओं का समाधान हम जितना भी कर सकते हैं एक कृषि मंत्री के नाते कर सकते हैं, करेंगे। इस देश के पहले कृषि मंत्री अंतरिम सरकार के राजेंद्र प्रसाद होते थे, जो बाद में राष्ट्रपति बने। उसके बाद के कृषि मंत्रियों की लंबी फेहरिस्त, चाहे चौधरी देवीलाल हों, चाहे एच.एम. पटेल वित्त मंत्री के साथ मोरारजी भाई के शासन काल में जगजीवन राम रहे हैं, चाहे शरद पवार थे, आज के दिन में राधा मोहन सिंह जी। ये सवाल केवल किसानों के परेशानी का नहीं है, संसद का भी है और देश का भी है। मैं कह सकता हूं कि किसानों के समस्या का समाधान नहीं होगा तो इस देश के समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सभापति महोदय,
किसानों की आत्महत्या क्यों होती है? किसानों की आत्महत्या सिर्फ केवल इसलिए नहीं होती है कि उसके उत्पादन का मूल्य लाभकारी नहीं मिलता है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन उसके सामाजिक भी बहुत बड़े कारण हैं। सभापति महोदय, हमारे देश में एक संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। संयुक्त परिवार की व्यवस्था में इस देश का किसान अपना जीवन यापन करता है, लेकिन बहुत दिनों से नहीं, कम दिनों से ही बाजार के असर ने सभापति महोदय संयुक्त परिवार के व्यवस्था को तोड़ दिया। परिवार टूट रहे हैं और परिवार टूटने का एक बहुत बड़ा कारण है, मैं किसान हूं, इस बात को बता सकता हूं सभापति महोदय, कि संयुक्त परिवार में अपने समस्याओं के समाधान के लिए किसान कर्जा लेता है। परिवार जब टूट जाता है, बट जाता है, तो कर्जा चुकता नहीं कर पाता है। सभापति महोदय, किसान बड़ा स्वाभिमानी होता है, वो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए ही आत्महत्या कर लेता है। हम संयुक्त रूप से इस बात की कोशिश करें सभापति महोदय कि परिवार को टूटने से कैसे बचाया जा सकता है, यह भी एक बड़ा कारण है। दुनिया के दूसरे देश में संयुक्त परिवार की व्यवस्था नहीं, हमारे ही देश में संयुक्त परिवार की व्यवस्था, और अपना ही देश इसकी चिंता कर सकता है। और देश में तो सभापति महोदय परिवार रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं, परिवार का ठेका होता है। हमारे देश में परिवार बनाने के लिए आग के सामने फेरा लगते हैं और संकल्प होता है कि हम जीवन को भर निर्वाह करेंगे और एक साथ रहेंगे। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि प्राचीनता के साथ अपने कृषि परंपरा जुड़ी हुई, वेदों में सब सारी चीजें लिखी गई हैं कि किस तरह की खेती किस महीने में होगी, किस तरह की खेती की जुताई कितनी गहरी होगी। हम आषाढ़ में गेहूं की खेती नहीं कर सकते, हम कार्तिक के महीने में, आज के दिनों में संकर बीज पैदा हुए मक्का की खेती कर सकते हैं, लेकिन चना की खेती हम आषाढ़ में नहीं कर सकते। हम धान की खेती चैत में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी देश की विविधता है, इधर के इलाकों में नहीं कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण के इलाकों में कर सकते हैं। हमारा देश बहुत विविध तरह का देश है सभापति महोदय, और विविध तरह की कृषि की उत्पादन होते हैं और विविध तरह की कृषि के फसल भी होते हैं। सब मेरा समय खत्म हो गया सभापति महोदय। शुरू किया है। अच्छा, फार्मर्स प्रॉब्लम नहीं, आप कहेंगे तो समाप्त कर देंगे। एग्रीकल्चर इश्यू अभी तो शुरू किया है सभापति महोदय, अभी तो शुरू किया है ना, ठीक। another 3-4 minutes you take speak. सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र के समस्या के समाधान के लिए एक बार इसी देश में गरीबी हटाओ का नारा लगा था, और यह माना गया था कि गांव में रहने वाले गरीब को गरीबी हटाने के हम योजना बना रहे हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में सभापति महोदय ये प्रावधान किया गया था कि जिस क्षेत्र में बैंक का जितना डिपॉजिट होगा 45% उस क्षेत्र के विकास के लिए खर्चे किए जाएंगे। सभापति महोदय, आप पूरा वित्त का रिकॉर्ड, फाइनेंस का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। कस्बों में और गांवों में सबसे ज्यादा पैसा डिपॉजिट होता है, लेकिन 45% क्या 10% पैसा भी उस कस्बों में और गांवों में रहने वाले किसानों के लिए नहीं खर्चा होता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत दिन से ये परंपरा चल रही है, ये बहुत दिन से सिस्टम चल रही है। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि अकेले इस देश का माटी का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई है जिसने जनधन योजना लाकर इस देश के उस बुनियादी कुव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की है। आप लोग राजनीतिक तौर पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं हम उन लोगों में नहीं हैं कि हम गलती करते हैं तो गलती नहीं मानेंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अपने संसदीय क्षेत्र में मैंने 4.5 लाख लोगों का खाता खुलवाया है, और उसका परिणाम यह हो रहा है कि उनके खाते में जो सुविधा मिल सकती है वो जाना शुरू हो गया है, आगे भी शुरू कराएंगे। इस बात को मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं। सभापति महोदय, राष्ट्रीयकरण के बाद जो रिपोर्ट आए हैं फाइनेंस के, देख लीजिए। खड़गे जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन देख सकते हो, जानते होंगे करुणाकरण जी। सबसे ज्यादा ऋण की रिकवरी, कर्जे की रिकवरी कहां होती है? गांव में होती है, कस्बे में होती है। और सबसे ज्यादा हड़प कहां होती है? बड़े बड़े शहरों में होती है।
सबसे ज्यादा हड़प होती है बड़े शहरों में और सबसे ज्यादा रिकवरी होती है गांवों में। लेकिन आज भी गांवों को बैंकों की सुविधा जो राष्ट्रीयकरण की करने के बाद जो दी गई थी वो नहीं होती है। इस बात के लिए हम सदन से कहना चाहते हैं, कम से कम किसान के सवाल पर भी हम तो एकमत होकर इस बात को कहें कि इस बात को आगे बढ़ाना है, और जनधन योजना उसमें एक बहुत बड़ा सहायक हो सकता है। सभापति महोदय, 60,000 करोड़ का खर्चा के कर्जा माफ होता है तो हम कहते हैं कि बड़े बहुत बड़ा काम किया। 60,000 करोड़ का कर्जा किसका माफ हुआ? 60,000 करोड़ का कर्जा वो उसका माफ हुआ जो पैसा बैंक का लेकर बेईमानी करने के लिए तैयार था, उसका माफ हुआ। उसका भी नहीं माफ हुआ। जो बैंक नुकसान में जा रहे थे उस बैंकों ने उन पैसे को ले लिया। जो पैसा जमा कर रहा था उसका कर्जा बिल्कुल माफ नहीं हुआ। इस बात की प्रामाणिकता किसान के नाते मैं दे सकता हूं। और 1 लाख करोड़ रुपया जब सरमाएदारों का माफ हो गया तो कानो कान कोई नहीं जाना, ये हम लोग जानते हैं। और वहां बैठने वाला जो आदमी है ना, वो राजा जनक की तरह शासक है। खजाना देश का है, समाज का है, मेरे बाप का नहीं है। वो 1,000 करोड़ लोगों को पेट में दर्द पैदा कर देगा जी। इसलिए सभापति महोदय, इस बात को मैं कह सकता हूं कि अपने देश में किसानों के सवाल पर संसद एक मत हो जाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इधर से भी उधर से भी, फिर बाद में अपनी राजनीतिक लड़ाई जितनी हो लड़ लेंगे। धर्मेंद्र, उत्तर प्रदेश के बारे में चिंता करना चाहिए तुमको भी। उत्तर प्रदेश की हालत ठीक नहीं है। अपनी भी चिंता है कि उत्तर प्रदेश की हालत ठीक रहनी चाहिए जी। देश की हालत आप जिन कारणों से ना ठीक है। देश की हालत की चिंता के, देश की हालत जी ना ठीक बात है। इस बात से मैं सहमत हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ। इसीलिए ना उत्तर प्रदेश का पैसा सबसे ज्यादा तुमको दे दिया गया। क्यों राधा मोहन सिंह जी, आप लोगों ने तय करके दे दिया ना उत्तर प्रदेश को ज्यादा पैसा। इसलिए साझेदारी अपनी ठीक चलेगी, ठीक है ना। सभापति महोदय, मैं एक कह रहा था कि किसानों के समस्या के बारे में, किसान आत्महत्या क्यों करते हैं। किसान की केवल खेती के ही सवाल नहीं है, किसान की मर्यादा का भी सवाल है। किसान कहीं जाता है कुछ करने, कुछ कहने, कुछ कदम उठाने, तो लोग कहते हैं ये तो किसान है। वो लोग कहते हैं जो बाजार के असर में जानते हैं जी, जो बाजार के असर में रहते हैं और किसान को पिछड़े मानते हैं, वो लोग नहीं जानते हैं इस देश को किसान ने आज़ादी दिलाई है। और किसान, सभापति महोदय, कभी गुलाम नहीं होता है। देश गुलाम हो गया लेकिन किसान कभी गुलाम नहीं होता है। किसान गुलाम होता तो किसी जिले का जिला अधिकारी उसको कह सकता है क्या कि मैं कहता हूं कि इस खेत में मक्का बो, वो कहेगा कि नहीं, मैंने इस खेत में तय किया है कि हम अरहर बोएंगे तो अरहर बोएंगे, तुम्हारा आदेश हम नहीं मानेंगे। और इसीलिए चंपारण का भी तिहरवा का आंदोलन हुआ था, जब उस जनपद का बिहार का कलेक्टर कह रहा था कि यहाँ नील की खेती करनी होगी सभापति महोदय, तो उसने कहा, आपके इलाके का क्षेत्र में कह रहा हूँ कृषि मंत्री जी, उसने कहा तुम्हारे आदेश को मैं नहीं मानने वाला हूं, हमारा देश गुलाम है, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। नील का आंदोलन किसानों ने प्रतिवाद किया, गांधी जी के नेतृत्व में नील का किसान का आंदोलन हुआ और देश को आजादी का रास्ता दिखाया गया। शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार के किसान का आंदोलन हुआ। बारदोली का आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। वो क्यों हुआ? इसलिए कि किसान गुलामी मानने के लिए तैयार नहीं था और नहीं रहेगा। सभापति महोदय, किसानों के समस्या के समाधान के लिए शासन और समाज जो है संयुक्त रूप से कोशिश करना चाहिए। सभापति महोदय, एक किसानों की समस्या अनाज के पैदा करने की, मैं कह सकता हूं कि पशुधन भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पशुधन के लिए सभापति महोदय, मैंने अपने भारत सरकार के कृषि मंत्री से कहा था, आदमी की दवा करने की व्यवस्था तो हर किलोमीटर पर होती है, हर 1 किलोमीटर पर आदमी की दवा की दुकान होती है।
कोई दवा का डॉक्टर होता है, लेकिन पशुओं की दवा करने की व्यवस्था 80 से 90 किलोमीटर के दूरी पर नहीं होती है। और एक गाय और एक भैंस किसी किसान की मर जाता है तो 60 से 70 हजार रुपये का गाय भैंस होता है आज के दिनों में। वो किसान दवा के अभाव में वो गाय के भैंस के मरने से आत्महत्या कर लेता है। सभापति महोदय, ये किसान जो अपने देश का है, पशुओं के परंपरागत दवा की व्यवस्था जानता रहा है। जब पशु बीमार पड़ते थे तो किसी डॉक्टर से नहीं पूछता था, वो क्या करता था, गुड़ खिला देता था। वो क्या करता था, सरसों का तेल पिला देता था। वो क्या करता था, कहीं से न कहीं से गाय को अगर बीमार पड़ी तो भैंस का दूध पिला देता था। वो क्या करता था, वो करता था किसी वनस्पति को तोड़कर उसको खिला देता था, उसका समाधान हो जाता था। लेकिन सभापति महोदय, 65 साल की आज़ादी के बाद उन परंपरागत पशुओं की दवा की व्यवस्था आज भी वैज्ञानिक युग के वैज्ञानिक व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ी गई। ये बहुत बड़ा संकट है। सभापति महोदय, जी कितना, 1 मिनट प्लीज। सभापति महोदय, मैं संयुक्त रूप से इस बात का निवेदन करूंगा इस संसद से कि जितनी दवा की व्यवस्था आदमियों के लिए हो रही है, पशुओं की दवा की व्यवस्था उस तरह की समाधान होना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। कृषि विज्ञान केंद्र के लिए मैंने भारत सरकार के कृषि मंत्री से कहा था कि कृषि विज्ञान केंद्र को सशक्त बनाया जाए। कृषि विज्ञान केंद्र को केवल प्रमाणित कृषि का विकास का केंद्र नहीं बनना चाहिए, सशक्त बनाई। मैं यहाँ, मेरे जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र है सभापति महोदय, मैं वहाँ पशुओं के दवाई के लिए कंपाउंडर के प्रशिक्षण 6-6 महीना देने के लिए वहाँ एक बैठक बुलाई थी। अभी बात अपने कह लूंगा तब बैठूंगा, ये जान लीजिए। सभापति महोदय, भूमि अधिग्रहण के बारे में कहते हैं। मैं किसान होने के नाते उस बात को कह सकता हूं कि अपने घर से, सभापति महोदय, अपने घर से खेत तक पहुंचने की सड़क हो जाए तो खेत की उपज दुगुना बढ़ जाती है। और इस भारत सरकार ने, सभापति महोदय, इस भारत सरकार ने हर खेत को पानी देने की जो योजना बनाई है, वो खेत के उत्पादन के लिए बढ़ोतरी की योजना है। एक बात कह के मैं अपनी बात बंद करूंगा। सभापति महोदय, खेती के पैदावार को दाम तय करने का जो काम कृषि मूल्य आयोग करता है, इसकी पुनर्रचना होनी चाहिए। पहला ये क्षेत्र है किसान का, जो अपने उत्पादन करता है, दाम अपने नहीं तय करता है। हर कारखाने वाले लोग कपड़ा बनाए, चाहे, सुन लीजिए सभापति महोदय, सभापति महोदय, मेरी बात सुननी ही पड़ेगी आपको। आप वहां बैठे हैं, मेरे अधिकारों के संरक्षक करने वाले हैं, लेकिन मैं किसान हूं और मेरी बात आप नहीं सुनेंगे तो मैं अपनी बात सुनाऊंगा। आप कैसी बात करते हैं? मैं अपनी बात जरूर सुनाऊंगा आपसे। सब नहीं, Take your seat first. You take your seat. No, take your seat, please. What is this? No. Say, now you have given 20 minutes you have taken. There are so many members yet to speak. You have to limit your speak. Generally 5-10 minutes generally used to give. I have given 20 minutes to you. Further, what do you want to speak? Last line. महोदय, जो मूल्य निर्धारण करने वाली बात है हिंद की, अपने कृषि के उत्पादन के लागत मूल्य की, मैं भारत सरकार से और पूरे सदन से मैं अपील करता हूं कि किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत के लिए वो मूल्य निर्धारण की पुनर्रचना होनी चाहिए। और मैं इस बात को कहता हूं कि केवल किसान अपने उत्पादन का दाम नहीं तय करता है, इस पर विचार करना चाहिए, किसान अपने उत्पादन का दाम कैसे तय करे।